हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह। और आज का जो लाइब्रेरी का टॉपिक है या लाइब्रेरी का कह लीजिए या ऑल ओवर लाइब्रेरी केवीएस और किसी भी में हमारे टॉपिक्स जो चल रहे हैं वो सब में एक जैसे रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? कॉपीराइट एक्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि कॉपी RIGHT एक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपको प्रॉपर्टी राइट्स एक तरह से वर्ड दिख रहा होगा, तो प्रॉपर्टी राइट किसके होता है भाई? प्रॉपर्टी किसकी होती है? अपनी होती है, और उस पर मालिकाना हक भी हमारा होता है। और कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि आप, यानी कि मेरी वीडियो, जैसे आपने एक किताब लिखी और उसको कोई आपके बिना परमिशन के छाप दे, जैसे गाने होते हैं, गाने को कोई भी उसका लिरिक्स चुरा लेता है तो वही कॉपीराइट होता है। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले आता है, कॉपीराइट से पहले आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। सीधे सीधे जब बौद्धिक सम इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में पता होना चाहिए, बौद्धिक। क्योंकि बच्चों को हिंदी में जो सोच रहे हैं कि हिंदी में आसान है, हिंदी में आसान नहीं है लाइब्रेरी साइंस। पर मैं हिंदी में भी आपको बता के टर्म्स जो हैं वो समझा के, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा, जब हमारी फ्रेंकली लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है? एक ऐसी संपदा, यानी कि एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि आपने कोई भी चीज़, अपना विचार या वस्तु को बनाया। मान लीजिए आपने शायरी लिखी या बुक लिखी, चलिए बुक मान के चलते हैं, शायरी छोटी चीज़ है। या कविता लिखी, ठीक है, कविताओं की बुक लिखी, ठीक है। और आपने उसको एक तरह से पेटेंट या फिर एक तरह से एक संस्था में या फिर कुछ भी कह लीजिए, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया कि ये मेरी खोज है, मेरी चीज़ है, मैंने इसे बनाया है, मैंने इसे सब कुछ निर्माण किया है, ठीक है। और उस संस्था ने रजिस्ट्रेशन दे दिया, यानी कि जो इससे पहला टॉपिक था, हमने जो रजिस्ट्रेशन वाला पढ़ रहे थे हम, कि रजिस्ट्रेशन एक्ट और फिर वो 4 लाइब्रेरी में भेजने वाला, वही चीज़ है। आपने बुक बना ली, बुक का निर्माण कर लिया, बुक की जो सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी व्यक्तिगत हिस्सा आपका है, निर्माण आपका है, वस्तु आपकी है। आपने एक तरह से अधिकारिता प्राप्त कर ली, और अधिकारिता प्राप्त करने के बाद क्या हो गया? वो आपकी चीज़ हो गई, यानी कि वो आपके ऊपर ट्रेडमार्क, यानी कि ट्रेडमार्क कह लीजिए, भौतिक संपदा कह लीजिए, या आपके ऊपर एक तरह से आपकी पहचान हो गई। अगर कोई भी आपको कहेगा कि ये जो किताब है ये किसकी है? इनकी है। तो उसके तौर पर आपका वो जो चीज़ है वो आएगी प्रॉपर्टी एक्ट में, मतलब प्रॉपर्टी एक्ट में आ जाएगी। फिर आता है प्रॉपर्टी एक्ट का इतिहास। भाई बौद्धिक संपदा अधिकार का बारे में पता चल गया, एक तरह से आपका सब कुछ हो गया। अब आती है इसका हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। इतिहास इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, मैं भी इसे बिल्कुल आराम से पढ़ाऊँगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। थोड़ा सा समझ के पढ़ लेना। जो भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार का इतिहास है वो है 1856 से, यानी कि रिवॉल्ट से पहले। 1857 का जो रिवॉल्ट है उससे पहले, एक साल पहले ही आया था ये, तो याद रखना। 1856 का मामले, यानी कि प्रकाशित में तब आया था, जब भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार का पहला मामला 1856 में प्रकाशित हुआ था। और जॉर्ज ऑल्ड डे पेने ने अपने पेटेंट हेतु, यानी पेटेंट करवाया था किसकी? प्रार्थना पत्र को, ठीक है। चलिए इसे भी लिख देता हूँ। चलिए पेज नेक्स्ट लेके थोड़ा सा लिख लीजिए। 1856 में जॉर्ज ऑल्फ्रेड डे
गण ने अपना पेटेंट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बाद में उन्हें प्रदान किया गया क्या? पेटेंट भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत प्रथम पेटेंट के रूप में जाना गया। यानी कि किसको जाना गया? इन्हीं या इनको प्रथम पेटेंट के रूप में जाना गया। याद रखना, पहला पेटेंट इनके द्वारा आया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना? ईस्ट इंडिया कंपनी 1847 में लागू किया गया था। मृत्यु के 7 वर्ष तक कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण रहेगा। और उसके बाद फिर आया 1914 में भारतीय संसद में, यानी कि भारत की संसद में नया कॉपीराइट एक्ट पास हुआ, जो मुख्य रूप से किसके लिए? यूनाइटेड किंगडम में 1911 में जो कॉपीराइट एक्ट के लगभग अनुरूपी था। तो फिर लास्ट जो आता है हमारा 1958 में, यानी कि आज़ादी के बाद की बात आती है। तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। पहला है 1914 और 1911 के अनुसार आया था 1914, ठीक है। और फिर कब आता है? 1958, यानी कि आज़ादी के बाद पेटेंट एक्ट। भाई आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ लिया, इसमें क्या है? पेटेंट कराया गया 1856 में आया था, प्रकाशित हुआ था, पहला मामला सामने आया था, उनका नाम बता दिया आपको, ठीक है। और फिर आता है ये, फिर आता है बौद्धिक संपदा की श्रेणी। बौद्धिक संपदा की श्रेणी के बारे में बात कर लेते हैं, श्रेणी के बारे में, यानी कैटेगरीज। श्रेणियाँ, श्रेणियाँ कौन कौन सी? पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, कलर चेंज हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको पता भी चलेगा। पहला आता है साहित्य। भाई किसी ने अपना साहित्य लिखा, उसकी खोज हुई, उसके दिमाग हुए, उसकी एक तरह से क्रिएटिविटी हुई, और तो आप उसे चुराएंगे, यानी कि आप हुए चोर, चोर का एक तरह से। फिर आता है कलात्मक एवं, या और, एवं ही लिखा जाएगा और नहीं, ठीक है। और एवं वैज्ञानिक। भाई वैज्ञानिक खोज करते हैं, जैसे अब मान लीजिए आपने निकोला टेस्ला की खोज है, किसी ने उसके बाद इस तरह की खोज नहीं करी और उसको, यानी कि निकोला टेस्ला को अगर उसे धन मिल जाता तो आज हमारे तारों का झंझट नहीं होता, हमें किसकी? वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का जाल मिलता। मनुष्य के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किए आविष्कार, यानी कि आविष्कार आ जाएंगे। आविष्कार, वैज्ञानिक खोज, फिर क्या आता है? औद्योगिक डिज़ाइन, यानी कि डिज़ाइन आ जाएंगे, सीधे सीधे डिज़ाइन ही लिख देते हैं औद्योगिक डिज़ाइन की जगह। डिज़ाइन, भाई आपने कोई डिज़ाइन बनाया और डिज़ाइन किसी ने कॉपी कर लिया तो वो कॉपीराइट एक्ट में, यानी कि इस तरह की श्रेणी में चल जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी एक्ट और कॉपीराइट एक्ट थोड़े से मतलब सेम ही चीज़ है, बस अंतर क्या है? अंतर भी मैं बताऊंगा, अभी रुक जाइए। ट्रेड मार्क, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट इन इंडिया। सबसे पहला आता है भारत में, अलग अलग यानी समय समय पे इसमें परिवर्तन हुआ है। पहला आता है कॉपीराइट एक्ट 1957 आ गया उच्च शिक्षा विभाग में। फिर आता है पेटेंट एक्ट 70 में। फिर आता है डिज़ाइन एक्ट 2000 में। ट्रेडमार्क 99 में। तो ये आपको पढ़ने हैं। फिर आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। फिर आता है सेमीकंडक्टर। फिर आता है लेआउट डिज़ाइन। फिर आता है प्रॉपर्टी एक्ट। फिर कंपैरेटिव, फिर बायोलॉजिकल, और फिर आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंपोर्ट गुड्स रूल्स। चलिए इसे हम पढ़ लेते हैं, इसे हम लिख के समझेंगे। सबसे पहला आता है कॉपी
राइट एक्ट 1957। फिर आता है आपका पेटेंट। थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कभी कभी। एक एक नंबर आपके लिए कीमती है। डिज़ाइन एक्ट एक, हाँ वो मैं बताना भूल गया, एक किसी का कमेंट आ रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना थोड़ा सा सही से नहीं बैठा। जिसका भी कमेंट था उन्होंने ये पूछा था कि आप कि सर इसके अलावा हमें क्या पढ़ना। भाई मैं शुरुआत से यही कहता आ रहा हूँ कि हिस्ट्री की तरह लाइब्रेरी में कभी भी कुछ चीज़ नहीं बदलेगी जब तक आपका नया सिलेबस या नया कोई चीज़ ऐड ना हो। और आपको क्या करना है, उनको मैंने वैसे आंसर दे दिया है। आप जितनी भी कहीं से भी आपको लाइब्रेरी क्वेश्चन मिले, मेरी वीडियो से मिले, वैसे तो मैं मैराथन में सारा कवर करा रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी के जितने भी क्वेश्चन है सारे कवर करा रहा हूँ, ओल्ड न्यू जितने भी लाइब्रेरी क्वेश्चन है वो कवर करवा रहा हूँ रितु मैडम से कह के। और थ्योरी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, यानी कि 110 नंबर का आपने पढ़ लिया। पेपर कितने नंबर का, 180 नंबर का। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग और जीके, ये आपके बचे। रीजनिंग भी आसान है, जीके भी आसान हो जाएगी। हिंदी इंग्लिश आप कर देंगे। अगर मान लीजिए जीके किसी की बेकार भी है, पहली बात तो बेकार होगी नहीं, पर बेकार है मैं मान लेता हूँ। रीजनिंग आप कर दीजिए, इंग्लिश कर दीजिए, हिंदी कर दीजिए, और 110 का नंबर का लाइब्रेरी कर दीजिए। आप इंटरव्यू में जाकर बैठ के आराम से इंटरव्यू पास करिए। इंटरव्यू कैसे पास होगा, जो बच्चा थ्योरी मतलब यहाँ पढ़ रहा है, थ्योरी पढ़ेगा तो उसे आसानी से बता पाएगा कि थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उन सबको जब कभी बता पाएगा, जब सिलेबस में पढ़ेगा, उसे सिलेबस के बारे में पता होगा, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें पता होंगी। तो चलिए अब आते हैं डिज़ाइन एक्ट। फिर आता है ट्रेडमार्क, यानी कि ट्रेड मार्क एक्ट 1990। फिर आता है क्या, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। ये कब आया, 1999। फिर आता है सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट। और इसमें ही जो ये एक्ट है, इसी में ही सैमसंग और आईफोन की लड़ाई हुई थी, और सैमसंग आईफोन ने सैमसंग को सू कर दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या था 2000 में। अब आपने एक केस सुना होगा कि आईफोन का डिज़ाइन कॉपी कर लिया था किसने, सैमसंग ने। तो वो जो कॉपी करके केस चला था, वो केस इसी सेमीकंडक्टर वाले पहलुओं पे चला था, और उसमें था फिर पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब चीज़ें आई थी। चलिए अब आता है नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एंड वेरियस एंड फॉरमेशन RIGST राइट्स एक्ट 2001। फिर आता है कॉम्पिटिशन एक्ट 2000। लास्ट बचा है आपका सेकंड लास्ट बचा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। और लास्ट बचा है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, किसमें, इंपोर्ट
इम्पोर्टेड गुड्स रूल्स 2007। तो ये आपको पढ़ने हैं, ध्यान से इसके फ़ोटो ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आए, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आए क्लास को आप ये कह दीजिए कि मुझे दोबारा दोहराए। एक कमेंट आपका बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। किसी को समझ में नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक दिन में या माँ के गर्भ से अपने सीख के आता है, ठीक है। ये थिंकिंग नहीं है। मैं एमएड हूँ, यानी कि मैं उस स्तर से निकला हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के स्तर से निकला हूँ। तो बच्चा या फिर हम भी, कोई भी एक दिन में नहीं सीखा। और मेरा स्पेशलाइजेशन ही साइकोलॉजी है, और काउंसलर भी हूँ। तो काउंसलर के तौर पर मुझे पता है कि बच्चों का स्तर किस तरह से चलता है। तो उसमें मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप को समझ में नहीं आया तो मैं नहीं पढ़ूँगा, पढ़ूँगा। आप एक कमेंट करिए, दोबारा समझिए, उस चीज़ को पहले समझा दूंगा और फिर नेक्स्ट क्लास लूँगा। तो आप जब समझेंगे तभी तो अपने भाई बहनों के लिए, यानी कि लाइब्रेरी का मतलब यही है। क्योंकि एक तो लाइब्रेरी का हमें कोई समझता नहीं है, लाइब्रेरियन को, ठीक है। लाइब्रेरियन को कोई समझता नहीं कलर क्या है, जाके कहना बेटर रहेगा एक लाइब्रेरी। तो ये समझते हैं, तो हमें उस स्तर से ऊपर उठकर अपने सब साथियों को लेकर चलना है। और सब साथियों को तभी लेकर चल जाएंगे जब हमारे अंदर यूनिटी होगी। अगर हम, जैसे मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ और कोई भी पढ़ाने का काम कर रहा है, वो पढ़ाने का काम कर रहा है, तो उसके साथ जुड़िए, जुड़ के बताइए कि हमारा एक भाई या बहन लाइब्रेरी पढ़ा रही है, और उसके साथ जुड़िए। वो इस तरह से पढ़ा रहा है, इस तरह से पढ़ा रहा है, टॉपिक वाइज पढ़ा रहा है। जब आप जुड़ेंगे तो हमारे अंदर भी यूनिटी, यानी कि जुड़ते चल जाएंगे, जुड़ते चल जाएंगे, हमारी एक यूनिटी पैदा हो जाएगी। और यूनिटी पैदा होने का मतलब ये है, अगर कोई हमें कलर की नज़र से देखेगा तो हम उसकी बकिया उधेड़ सकते हैं एक तरह से। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन क्या है? इसका संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी विशिष्ट संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में कार्य करती है। इस संस्था का स्थापना को हुई 1967 में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न सदस्य राष्ट्रों के साथ, यानी कम्युनिकेशन। चलिए इसे भी लिख लेते हैं, क्योंकि लिखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा नोट्स भी बन जाते हैं। इंग्लिश में लिख देते हैं वर्ल्ड, दोनों में लिखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन। पेन चेंज कर लेते हैं, आप टाइम ज़्यादा हो गया है पेन को यूज़ करते करते। ठीक है। अब ये क्या है? इसका ये है संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी विशिष्ट संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस संस्था का स्थापना कब हुई? स्थापना 1967 में हुई, ठीक है। और इस्टेब्लिश, यानी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन पर हस्ताक्षर कब हुए? 1970 में लागू हुए, यानी कि ये लागू 1970 में बर्न से
जेनेवा में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, ये पढ़ना है हमें इसमें। फिर आता है आपका जो हम नेक्स्ट टॉपिक है, कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट 1957। भाई कॉपीराइट एक्ट भी इसी से संबंधित। कॉपीराइट एक्ट का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ किसी भी की कॉपीराइट नहीं करेंगे, मतलब ये एक तरह से है, इसकी फ़ोटो स्टेट करा के ये जो चीज़ है आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, कॉपीराइट उसे कहते हैं आसान शब्दों में, कि मेरी चीज़ आप कॉपीराइट नहीं करेंगे। तो उसे अगर करते हैं तो आपको मैं एक लीगली नोटिस भेज दूंगा कि आप इसको सामान को हटा दीजिए या फिर इसको यूज़ मत करिए। ठीक है, सबसे पहला आपको पता ही है कॉपीराइट कब आया। 1957 में आया, 1958 में आया, फिर 1999 में आया। इंटरनेशनल कॉपीराइट ऑर्डर जो है 1999 में आया। फिर जो और चलता कब से आ रहा है, 1914 1911 से चलता आ रहा है। और आज़ादी के बाद 1957 में जब ये आया था तो 79 अनुभव मुख्यतः 15 अध्याय के अंतर्गत आया था, यानी कि भारत के द कॉपी RIGST राइट एक्ट 1957 में 79 अनुभाग मुख्यतः 15 अध्याय के अंतर्गत है। और इसका क्या है, वहीं कॉपीराइट एक्ट 1958 में 28 नियम, 9 अध्याय एवं 2 अनुसूचियों के अंतर्गत है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आती हैं इसकी शर्तें, यानी कि टर्म्स या शर्तें। तो टर्म और शर्तें क्या हैं? टर्म और शर्तें, एक तो फेयर यूज़, यानी कि फेयर यूज़ का मतलब ये है कि मैंने ये लाइन लिखी, दिस इज़ ए बुक, और इसके अलावा कोई भी ये लाइन नहीं लिख सकता। अगर लिखनी होगी तो मेरे से परमिशन लेनी होगी। सीधे सीधे बात ये है, फेयर यूज़ का मतलब ये होता है। फिर आता है कॉपीराइट एक्ट की शर्तें या प्रकार। उसके शर्तों के प्रकार क्या हैं? यदि पुस्तक किसी लेखक द्वारा लिखी गई है तो उसकी मृत्यु के पहले प्रकाशन, यानी कि पहले प्रकाशित की जाती है, और वही पुस्तक उसके लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक कॉपीराइट एक्ट के अंदर आती है। यानी कि पहली जो शर्त है ये आपको पता होनी चाहिए। पुस्तक, थोड़ा टॉपिक लंबा हो सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है और आपके लिए भी और याद रखने वाला टॉपिक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, के द्वारा लिखी गई है एवं उसकी मृत्यु के पहले प्रकाशित की जाती है, तब वह बुक उस लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक कॉपीराइट, भाई कॉपीराइट CP लिख रहा हूँ मैं, सॉरी CR लिख रहा हूँ, एक्ट के अंतर्गत संरक्षित रहती है, मतलब 60 वर्ष तक रहेगी।
ठीक है, 60 वर्ष के बाद उसका कोई मायने नहीं है। फिर आता है यदि पुस्तक को किसी भी लेखक के लिखे गए और उसकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ है, तब उस पुस्तक का अपने 60 वर्ष की तक कॉपीराइट एक्ट के अंदर संरक्षित रहेगी। यानी कि पहले क्या कह रहा है, मृत्यु के 60 वर्ष के बाद, और मृत्यु यानी कि 60 वर्ष तक, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है यदि पुस्तक किसी भी संस्थान या संगठन के द्वारा प्रकाशित की गई है, वह पुस्तक यानी पुस्तक अपने प्रकाशन के यानी कि आज डेट क्या है, मान लीजिए 18 जैन 2023 है तक, यानी कि उससे 60 वर्ष के अंतर्गत संरक्षित रहेगी। कॉपीराइट एक्ट यानी कि चलता रहेगा। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2-3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर आता है पेटेंट एक्ट। है नहीं सिलेबस में, आगे एक है, तो पेटेंट एक्ट भी आपको बता देता हूँ। पेटेंट एक्ट 1970। भाई टर्म सारे वही है कि आपका टर्म कोई भी चोरा नहीं सके, और 20 साल के उसमें टर्म आती है। ये सब चीज़ें हमें पेटेंट एक्ट के बारे में नहीं पढ़ना। फिर आता है ट्रेडमार्क, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें इससे ही रिलेटेड है। ट्रेड मार्क 1990 आया। ट्रेडमार्क में क्या आता है, ट्रेडमार्क आता है, ट्रेडमार्क के टाइप होते हैं, ट्रेडमार्क सर्विस कॉलिज्म सर्टिफाइड, ये आते हैं। ट्रेडमार्क में उद्योग आ जाएगा, फिर ट्रेडमार्क आ जाएगा, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी थी। और ये जो आपको ट्रेडमार्क और ये मैंने बताया पेटेंट अलग चीज़ है। पेटेंट एक तरह से ये है आपके आविष्कार के लिए। आपने एक मोबाइल का डिज़ाइन बनाया, मान लीजिए आपने एक मोबाइल का डिज़ाइन बनाया और उसको आपने ट्रेडमार्क पेटेंट करा लिया, या फिर कोई आविष्कार किया, आविष्कार करके आपने पेटेंट करा लिया, अपने नाम पे करा लिया, तो उसे कहते हैं पेटेंट। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको बताना पड़ता है कि कैसे बना, क्यों कैसे बना, ये सब चीज़ें। आज तक एक चीज़ का पेटेंट नहीं है और हम उसे यूज़ भी करते हैं। पता है कौन सी? कोका कोला। कोका कोला का आज तक पेटेंट नहीं कराया गया है। 2 आदमियों को उसका सॉल्यूशन पता है, और दोनों आदमियों को कहा जाता है कि यानी कि एक घर में रहेगा तो एक यात्रा करेगा, और फिर दूसरा यात्रा करेगा तो पहला घर में रहेगा। दोनों को एक साथ कभी भी सफ़र के लिए नहीं भेजा जाता। पेटेंट में यही होता है कि आपको अपनी चीज़ का सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, और सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही वो पेटेंट बताया जाता है। जैसे बम का या फिर किसी भी चीज़ का, मान लीजिए आपने फ़ोन का पेटेंट करवाया, तो फ़ोन में बताया जाएगा ये चिप लगाइए, ये ऐसे लगाइए, इतना सर्किट लगाए, इतने इंच पे आपने बोर्ड बनाया, तो वो सब चीज़ें होती हैं। ठीक है बच्चों, अब तो समझ में आ गया होगा पेटेंट, कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। भाई सारे कॉम्बिनेशन एक ही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर ही कॉपीराइट एक्ट आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है इंटरव्यूअर, कन्फ्यूज़न के लिए आपको इधर उधर की बातें कर देते हैं, तो ये कह देना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बाद क्या आएगा, कॉपीराइट, और पेटेंट भी इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी भी फिर मैं कह रहा हूँ, अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिए, और थ्योरी और जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं रट के घेर दीजिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपको ये नहीं कि आप यहाँ तक याद करें, अब जब आप करने बैठें तो आपको उनका आंसर याद होना चाहिए। थ्योरी और प्रैक्टिस, यानी थ्योरी और जब क्वेश्चन आप करते रहेंगे तो आपके 110 नंबर पक्के रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।